हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर हाउ मच सर्विक्स इज डायलेटेड। प्रसव के लेटेंट स्टेज में गर्भाशय ग्रीवा कितनी डायलेट होती है? 0 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 7 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर, लेस देन 12 सेंटीमीटर। इसमें जो आपको बताना है कि लेबर होता है तो लेबर की 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब ये फर्स्ट स्टेज है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। अब इसमें लेटेंट फेज फर्स्ट स्टेज की फर्स्ट फेज होती है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा जो डायलेट होती है, इस प्रकार से देखते ही ये जो गर्भाशय ग्रीवा डायलेट होती है 0 से 3 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर है 0 to 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse who assisted the vaginal delivery observes that after the delivery umbilical cord lengthens and gusts of blood flows from the vagina. The uterus becomes firm like a hard wall. She documents these observation as the sign of which condition? योनि प्रसव में सहायता करने वाली नर्स ने देखा कि प्रसव के बाद गर्भनाल लंबी हो जाती है और योनि से रक्त का प्रवाह होता है। गर्भाशय एक सख्त गेंद की तरह हो जाता है। वह इन अवलोकनों को किस स्थिति के संकेत के रूप में दर्ज करेगी? ऑप्शन 1, यूट्राइन एटोनी, प्लेसेंटा प्रीविया, हेमाटोमा, प्लेसेंटल सेपरेशन। देखिए कंडीशन क्या है कि ये एक यूट्रस है और इसमें ये फीटस है। तो लेबर के टाइम पे हुआ क्या है कि इसमें एक जो नर्स है वो ये डिटेक्ट करती है कि ब्लीडिंग हो रही है और ये जो यूट्रस है एक हार्ड बॉल की तरह हो गया है और ये जो सर्विक्स है ये लंबी हो जाती है और यूट्रस एक हार्ड बॉल सख्त गेंद की तरह हो जाता है। तो ये कंडीशन कहाँ इंगित कर रही है? इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो इसमें क्या लिखेंगे? तो जब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेसेंटल पृथक्करण या प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल पृथक्करण इसका एक सही आंसर है। अब बाकी इसमें जो कुछ और ऑप्शन भी दिए गए थे जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स होता है एक गर्भावस्था के समय एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा बच्चे से बाहर निकलने के पूरे आंशिक हिस्से को जो प्लेसेंटा है वो अवरुद्ध कर देता है। गर्भावस्था के दूसरे भाग में योनि से रक्तस्राव होना इसका सबसे आम लक्षण है। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो फीटस है उसको पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता है, उसके पूरे या आंशिक हिस्से को अवरुद्ध कर देता है। तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया की एक मुख्य विशेषता होती है। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया था हेमाटोमा। तो हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा रक्त वाहिका के बाहर रक्त का असामान्य संग्रह है। यह तब होता है जब रक्त वाहिका, धमनी, सिरा या केशिका की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल एफएचआर बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन के समय जो फीटल हार्ट रेट होती है, जो नॉर्मल होती है, वो कितनी होती है? 110 to 160 बीट्स पर मिनट, 160 to 170 बीट्स पर मिनट, मोर देन 160 बीट्स पर मिनट, लेस देन 120 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल एफएचआर होती है कॉन्ट्रैक्शन के समय, ये होती है 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट। यदि 110 बीट्स प्रति मिनट से कम हो तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे फीटल में, और ये 160 से अधिक हो तो ये कंडीशन टैकीकार्डिया की कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जो नर्सिंग में पूछे जाते हैं वो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को ये भी कहा जाता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में मॉनिटर होता है एक, जिसपे जो भी लिखा जाता है वो डिस्प्ले होकर के बाहर आ जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है आपको ये बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आंसर क्या होगा? डीवीडी, यूवीडी, वीडीयू और सीसीटीवी। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वीडीयू। वीडीयू मीन्स होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो मुझको डिस्प्ले में दिखता है उसको कहा जाता है वीडीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में इनमें से शरीर की कौन सी प्रणाली कार्य करती है? श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, मूत्र प्रणाली, प्रजनन प्रणाली। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन में CO2
फेफड़ों से अंदर जाती है, ऑर्गेन्स में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये पूरा काम होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन? इनमें से कौन सी लंबी हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, स्टर्नम, टिबिया, अल्नर। तो जो इसमें लॉन्ग बोन नहीं है आपको बताना है। ह्यूमरस ये तो लॉन्ग बोन होती है, हाथ में पाई जाती है। इसके बाद टिबिया फिबुला ये पैर में पाई जाती है। अल्नर ये भी हाथ में कलाई के पास पाई जाती है। स्टर्नम ये लॉन्ग बोन नहीं होती है, ये इस प्रकार की एक हड्डी होती है जो कि सीने के बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है, जिस पर रिब्स लगी होती हैं। तो ये लॉन्ग बोन में नहीं आती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following type of studies is an example of qualitative research method? गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के लिए इनमें से कौन सा अध्ययन एक उदाहरण है? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, कोरिलेशन स्टडीज, एथनोग्राफी एंड सर्वे डिजाइन। तो इसमें आपको ये बताना है कि गुणात्मक अनुसंधान मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्वालिटी पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो उसका एक उदाहरण है, ये उदाहरण कहलाता है एथनोग्राफी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर? देखिए, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी नर्सिंग ऑफिसर में काफी पूछे जाते हैं। इसके 10 पॉइंट करीब, कभी कभी 4, कभी 5, 6 इस प्रकार से क्वेश्चन हर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है डेटा, इंस्ट्रक्शन, एक्सकर्सन, इंफॉर्मेशन। देखिए, आउटपुट की मीन्स होता है जैसे हम लोग यदि ये मॉनिटर पर बैठे हुए हो, सीपीयू कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो ये मॉनिटर होता है। और मॉनिटर में जैसे हम लोगों के पास एक कीबोर्ड होता है, और मान के चलो कि मैंने कुछ यहाँ पे खोल लिया, तो अपना नाम यदि टाइप कर रहे हैं ABC इस प्रकार का, तो ये एक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये इंफॉर्मेशन ये होती है, ये आउटपुट होती है। और यहाँ पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं कीबोर्ड से, ये इनपुट दिए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इंफॉर्मेशन या जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा? लामा का पूरा नाम क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकेशन एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। सो द करेक्ट आंसर होगा इसका जो लामा का होगा, ये होगा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऑप्शन ए इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले हों या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हों, किसी भी वजह से बीमारी आ गई है, डॉक्टर उनको कुछ दिनों का बेड रेस्ट पूरी तरह लिखता है, तो उनको ये छुट्टी लेनी पड़ती है। तो इसको कहते हैं लामा। लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following sign symptoms will be present in a patient with hypovolemic? हाइपोवॉलीमिया वाले मरीज में इनमें से कौन से संकेत या लक्षण मौजूद रहेंगे? इंक्रीज हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हाइपोवॉलीमिया मीन्स होता है जब हाइपोवॉलीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी कारण से, सपोज कर लीजिए एक्सीडेंट के कारण ही पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम बहुत अधिक लॉस हो गया है, तो इस कंडीशन को हाइपोवॉलीमिया कहते हैं। इसमें जो संकेत हैं जो देखने को मिलेंगे वो होती है बढ़ी हुई हृदय गति, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। कारण क्या होता है कि इस कंडीशन में हार्ट अधिक से अधिक पंप करने की, ऑक्सीजन की पूर्ति करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की जब कोशिश करता है तो उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वर्सेस रॉल कंफ्यूजन इज द टास्क ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन? एरिक्सन के अनुसार विकास के किस स्तर का कार्य है पहचान और भूमिका भ्रम? टॉडलर, प्री स्कूल, एडोलेसेंट, वयस्क। तो आइडेंटिटी वर्सेस रॉल कंफ्यूजन, ये जो टास्क होता है, ये देखिए एक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक थे। जिस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था डेवलपमेंट का, तो इन्होंने भी, एरिक्सन ने भी बच्चों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी वर्सेस रॉल कंफ्यूजन,
इज द टास्क ऑफ विच स्टेज, तो किस स्टेज का ये टास्क होता है डेवलपमेंट में, तो ये होता है एडोलेसेंट या किशोर में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is correct method regarding iron supplementation? आयरन अनुपूरण के बारे में इनमें से कौन सही है? ऑप्शन 1, टेक इट along with milk. ऑप्शन 2, टेक इट along with lemon juice. टेक इट along with water. टेक इट along after food. तो इसे दूध के साथ लें या नींबू के रस के साथ लें या पानी के साथ लें या खाने के बाद लें। सो द करेक्ट आंसर होगा इसका जो टेक इट अलोंग विद लेमन जूस सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बबीता एलएमपी बिगेन जून 10, हर ईडीडी शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। बबीता की पिछली माहवारी 10 जून को हुई, उसकी संभावित प्रसव तिथि इनमें से कौन सी होगी? 17 अप्रैल 2007, 17 अप्रैल 2017, 22 जून 2017, 22 अक्टूबर 2017। देखिए क्या होता है कि जो ईडीडी मीन्स होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसमें डॉक्टर नेगली का रूल लगाएंगे, तो इसके अनुसार जो भी डेट दी गई है डेट लिख लिया, उसमें 7 ऐड कर दिया प्लस 9 मंथ्स कर देंगे, तो इस प्रकार से ये 17 आ जाता है। 9 मंथ बाद जून के ये मार्च आ जाएगा, इसलिए 17 मार्च करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूर्य के तीसरे निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए जीएस से संबंधित क्वेश्चन है, ये नर्सिंग में पूछा गया है। जुपिटर या बृहस्पति, मार्स, मंगल, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है जो सूर्य के सबसे निकटतम तीसरा ग्रह आपको बताना है। इस प्रकार से कक्षा में ये ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, तो आपको बताना है जो सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसका जो निकटतम जो तीसरा ग्रह होता है वो होता है अर्थ, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। पहला होता है मरकरी, दूसरा होता है वीनस और तीसरा होता है अर्थ। उसके बाद आता है मार्स, ये चौथा है। तो इस प्रकार से इसमें उसके बाद 5वां आता है जुपिटर। तो पहला होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विदहेल्ड इफ द पेशेंट्स पल्स इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट? यदि मरीज की नाड़ी 60 प्रति मिनट से कम है तो इनमें से कौन सी दवा मना है? डाइजॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, डोपामिन, फिनेटोइन। ऐसी दवा जो कम हार्ट बीट में नहीं दी जाती है या निषेध है वो होती है डाइजॉक्सिन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दवा में से कौन सी मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है? पेंटाप्रोजोल, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, सुप्राल्फेट। करेक्ट आंसर होगा इसका जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो होता है ऑप्शन ए, पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में मॉर्फिन निषेध है? मॉर्फिन इज कंट्रा इंडिकेटेड और अवॉइडेड इन विच कंडीशन? एंजाइना, ब्रोंकियल अस्थमा, पैंक्रियाटाइटिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो जो दवा मतलब मॉर्फिन है ये किस रोग में, इनमें से किस रोग में नहीं देनी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोंकियल अस्थमा में। अस्थमा एक श्वसन संबंधी समस्या है जिसमें फेफड़े में वायु पहुंचाने वाली ट्यूब्स, जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, उनमें एलर्जी होने के कारण सूजन आ जाती है। पीड़ित में सांस फूलना, खांसी, फेफड़ों से सीटी जैसी आवाज आना जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। यह मूलतः एलर्जी का एक प्रकार है। मॉर्फिन एक ओपियोइड है जो रेस्पिरेशन को सप्रेस करती है, इसलिए यह ब्रोंकियल अस्थमा के रोगियों में निषेध है। तो ये मैंने देखा कि मॉर्फिन रेस्पिरेशन को सप्रेस करेगी, चूंकि ब्रोंकियल अस्थमा में ऑलरेडी श्वसन नलिका है, उसमें सूजन आने के कारण सांस फूल रही है, इसलिए मॉर्फिन ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट को प्रभावित कर सकता है?
मसल टोन, मसल स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट इंजेक्शन साइट, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो एक ऐसा फैक्टर जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट को प्रभावित करता है वह है ऑप्शन डी, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। बाकी ये प्रभावित नहीं करते हैं, बाकी जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे। इंजेक्शन के स्थान पर रक्त प्रवाह दवा के एब्जॉर्प्शन को निश्चित करता है। इंजेक्शन साइट पर वसा की मात्रा सुई के आकार को निश्चित करती है। मस्कुलर टोन और मसल स्ट्रेंथ का दवा के अवशोषण पर कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए, यदि ऐसा है कि जहां पर इंजेक्शन लग रहा है वहां पर यदि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो दवा का एब्जॉर्प्शन निश्चित नहीं हो पाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट।